तो एक बार फिर से आप सभी को दोपहर का नमस्कार। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आपको भी, है ना। अब जो कुछ बातें रह गई हैं मेडिकल इंडिया में, वो हम सब, है ना, नोट के थ्रू थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे आपको, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है, कितना समझना है। ठीक है, ये सारी बातें होने वाली इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है। और कितना हमें मतलब कैसे ध्यान रखना है उन सब बातों पे अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो हमें पढ़ना है क्षेत्रीय राज्य हमें पढ़ना है, जानना है उसके बारे में। और क्षेत्रीय राज्य के अलावा 18वीं सदी की भी क्षेत्रीय राज्य है, यूरोपियन व्यापारी कंपनियां हैं, मराठी भी क्षेत्रीय हैं। यानी ऐसे आप देखो तो हमें केवल पढ़ना है क्षेत्रीय राज्य और व्यापारी कंपनियां। बड़ी बड़ी इंडिया की बात करें हम लोग तो, ठीक, क्षेत्रीय राज्य और व्यापारी कंपनियां। आपको अभी एक मैटर दिया गया है तो, और ठीक है, आई होप अपलोड हो गया होगा, अपलोड नहीं भी होगा तो अपलोड भी करवा देंगे हम। ठीक है, परेशान मत होइएगा, अपलोड भी हो जाएगा आपका, है ना। यदि तो क्षेत्रीय राज्य का पहले मैं परिचय आपको दे दूं स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, फिर आगे हम लोग बात करेंगे नोट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बाद कितना इस्तेमाल करना है, फिर क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। आइए हम लोग बात शुरू करते हैं पहले एक बार। रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय राज्य, 14वीं से 16वीं सदी। आप सभी को याद होगा जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस दौरान राज्यों की भी बात हो रही थी आपसे। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत में, जब दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था तो उत्तर भारत में आप सब नोटिस करेंगे तो आपको ध्यान होगा जैसे बंगाल का एक राज्य बना था। ठीक है, रिमेंबर ना सभी लोग, बंगाल का एक राज्य हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे जौनपुर का एक राज्य बना था। ठीक है, और ऐसे उत्तर भारत में मालवा का भी राज्य बना था और गुजरात का भी राज्य बना था। अभी हम पहले देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत में कौन से राज्य बनते हैं। ठीक, इन चारों का संबंध दिल्ली सल्तनत से था। जब आपको याद होगा तुगलक काल, तो मैंने राज्यों के बारे में लिखवाया था कि देखो मोहम्मद तुगलक के समय कौन सा राज्य बना, किसके समय कौन सा राज्य बना। ठीक है, हमें यहाँ के राजनीतिक इतिहास में गोता नहीं लगाना, गोता मतलब गोताखोर की तरह परिचय रखना है कि हाँ ये राज्य बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे दक्षिण भारत की हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में दो राज्यों का उल्लेख मिलता है, एक है आपका विजयनगर और एक है आपका बहमनी। सबके बारे में ना पढ़ के बता दूंगा मैं नोट से, कितना आपको ध्यान रखना है मेरे साथ साथ आप लोग मार्क करिएगा। ठीक है, बस एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा। मैं ठीक है, सबसे पहले तो तस्वीर बना लेनी है आपको कि क्षेत्रीय राज्य क्या है, किसको हम लोग, है ना। अभी डेट वगैरह में कुछ नहीं जाना आपको, थोड़ा पीछे की बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा, केवल समझना है। हिस्ट्री के बारे में कभी हमने कहा है या एक दो बार और हमने कहा है, आप देखेंगे मतलब जो लोग हिंदू धर्म में है थोड़ा बहुत आस्था रखते हैं, एक लाइन बहुत यूज करते हैं, हरि अनंत, हरि यानी विष्णु, हरि कथा अनंत। ठीक है, तो धर्म के दृष्टिकोण से भी कहानियां किससे प्रभाव और बहुत है, हरि यानी विष्णु के। वैसे इतिहास को मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कि इतिहास अनंत है और इसकी कथा भी आपको लगेगा ठीक ये भी रह गया। हम आपको बस समय समय पर हमेशा याद दिलाते हैं, केवल एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। कुछ सजेशंस भी होंगे रीडिंग्स के लिए थोड़ा बहुत। अभी जैसे रीजनल स्टेट में मैं अब जो 12th वाली एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर ये पूरा विजयनगर के ऊपर, अनफॉरगेटन अंपायर करके। ठीक है, अब मैं क्यों विजयनगर का नाम ले रहा हूं, विजयनगर से प्रारंभिक परीक्षा में हर एक साल कम से कम एक प्रश्न आता है। हम बाकी कुछ पढ़े या ना पढ़े, जब प्रैक्टिस ट्रेन चला तो उसको ठीक से पढ़ लें हम। उसके ऊपर आपको अलग से एक नोट्स हमने भी उपलब्ध कराया है, और ऑनलाइन के लिए भी हमने भी जस्ट अभी कहने गया था, बाद में देखो एक बार अपलोड हुआ कि नहीं, बच्चों को भी अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, आपको भी हो जाएगा अपलोड, क्योंकि विजयनगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें उसको कवर करना है, कवर करने के बाद भी हमें उस चैप्टर का अध्ययन, अभी जो हमने नोट दिया वो समझा दूंगा पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके। क्योंकि सल्तनत काल में 4 या 5 सवाल आ रहे हैं, उसमें एक सवाल विजयनगर से हर एक साल। ठीक, और विजयनगर से एक सवाल हर एक साल आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास से भी प्रश्न आ रहे हैं, पर राजनीतिक इतिहास तो इजी क्वेश्चन है, विजयनगर से भी आसान ही है। पहली बार ये हैंडआउट, इसके पहले जो हैंडआउट देता था दूसरा देता था, वो एक पेज होता था विजयनगर पे। इस बार उसको हटा करके ये कहने के लिए 6-7 पेज वैसे है, 2-3 पेज का ही है, फोन बड़ा बड़ा है। ठीक है, नए सिरे से इसको हमने मतलब एक बार कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन कि क्यों थोड़ा नजर करें, मतलब कंप्लीट हमारे पास अपडेट होना चाहिए इसके बारे में। तो ये क्या हुआ दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद। अब आप थोड़ा आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आपको याद होगा हमने राज्यों के बारे में बताया था, है ना। बंगाल अलग हो गया मोहम्मद तुगलक के समय, जो ठीक है आपको याद होगा बहमनी बन गया था एक राज्य, विजयनगर एक राज्य बन गया था, बहमनी, विजयनगर, बंगाल। मदुरा भी अलग हो गया था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था, उसको लेने की हमें जरूरत। ये हमने एमबीडी के काल में ही आपको लिखवा दिया था। आप सभी को याद होगा जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था 1397 में, समरकंद के शासक तैमूर का आक्रमण हुआ था। ठीक, जब तैमूर का आक्रमण हुआ उस बीच में आपको ध्यान होगा हमने कहा था जौनपुर का राज्य, गुजरात का राज्य, मालवा का राज्य, ये स्वतंत्र हो गए थे। ये वहां के हैंडआउट में लिखा हुआ था, कॉपी में भी इसको लिखवा रखा था हमने। तो आप देखोगे बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात। ये तुगलक काल में एमबीटी और नसरुद्दीन महमूद या नसरुद्दीन तुगलक करके एक शासक था आखिरी तुगलक का, उसमें समय में बन गया था राज्य उत्तर भारत में। एमबीटी के समय ही बहमनी बन गया था और विजयनगर बन गया था, विजयनगर और बहमनी बन गया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही। अभी हम क्या करेंगे, इन सबका एक राजनीतिक परिचय हम नोट्स के थ्रू लेंगे हम। विजयनगर में थोड़ा डिटेल होगा, ठीक है, बाकी का तो बस समझ लो कि बस नाम है वही काफी है, आप जानते रहिए बना था राज्य। संतुष्टि के लिए मैं एक दो बार बता दूंगा, वैसे 10-20 बातें लिखी हुई नोट्स में, ताकि आपको संतुष्टि रहे कि हाँ कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं होना चाहिए कब बना था ये। ठीक, जो बात कभी नहीं भूलनी है कब बना, डेट ना भी याद हो, किस राजवंश के समय बन रहा है, किसके समय बन रहा है, ये तो कम से कम कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। अब देखिए एक समय ऐसा आएगा कि कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। पीछे आपको याद होगा मुगल काल हमने पढ़ा, हमने देखा अकबर ने बंगाल को निपटा दिया, याद है, नहीं भी याद हो तो याद आ जाएगा। अकबर ने क्या किया था, बंगाल को 1574-76 में जीत लिया था। आपको याद होगा सिकंदर लोदी ने जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया था, जौनपुर की कहानी खत्म हो गई थी। मालवा के बारे में आप पढ़ेंगे, मालवा को पहले गुजरात ने जीता था, बाद में हुमायूं ने जीत लिया था, फिर स्वतंत्र हो गया, फिर 1561 में अकबर ने जीत लिया। 1561 के बाद मालवा की कहानी खत्म। बाज बहादुर और रूपमती दोनों संगीत के बड़े जानकार थे, अकबर के दरबार में सम्मान मिला था। मालवा विजय 1561, मालवा में ही माहम अनगा के पुत्र अधम खां को भेजा गया था। अधम जो वहां गया और सब लूटने के बाद मालवा के सारे
संपत्ति संपत्ति माल वाल लूटने के बाद अकबर को दिया नहीं, उसने अकबर नाराज हो गया, महल से फेंकवा दिया, फिर भी बच गया, फिर हाथी के पैर के नीचे को चलवा दिया था, तो मृत्यु हो गई, उस झटके में महामंगा भी दुनिया छोड़ के चली गई, उस संदर्भ में मालवा की। तो आपको ये पता है कि इसको फाइनली कब निपटाया गया मुगलों के समय, ऑलरेडी पता है, और बना कब। जब आप अपने मेन नोट्स को देखेंगे तो उसी में ये है कि बना कब, और इसको तब मैंने आपको नहीं कहा था कि नहीं आप क्षेत्रीय राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट बन गया है, तब छोड़ दिया था कि नहीं आपको अलग से पढ़ना है। तो ये समझ में आ रही सभी को, बना कब तुगलक के साथ मैंने लिखा दिया आपको कॉपी के अंदर नोट्स में, और फाइनली इसकी कहानी कब खत्म हुई, तो अकबर के समय कहानी खत्म हुई लगभग राज्यों के उत्तर भारत में। ठीक, और अभी बात करने वाले क्षेत्रीय राज्य में विजयनगर बना, ये तो ठीक है विजयनगर है ना, इसके बारे में हम अलग से परिचय लेंगे हम। बहमनी आप देखेंगे 1346-47 से लेकर के 1538 तक। ठीक, और विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे हम 1336 से लेकर के 17वीं सदी के मध्य तक। ये स्ट्रक्चर सबको लिखना है, मतलब इसके लिए वेट नहीं करना, ये स्ट्रक्चर अभी कॉपी में, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको एक हेल्प कर देगा, है ना। ठीक, 17वीं सदी का मतलब 1650 के आसपास तक पहुंच गया एक तरह से मोटे तौर पे, 1630 40 50 ऐसे समझ लो आप इसको। ठीक है, विजयनगर में, और ये बहमनी ना 1500 तक कमजोर खत्म हो चुका था, बहमनी के बाद भी लगभग 150 साल तक विजयनगर रहा है। अब जब बहमनी का पतन हो जाएगा, जब बहमनी का पतन होगा, पतन होने के बाद बहमनी जो है 5 राज्यों में बटेगा। ठीक, बहमनी के पतन के बाद बहमनी 5, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर, बीदर और बरार, बीदर और बरार। ठीक, अहमदनगर में जिस वंश का शासन होगा वो कहलाएगा निजाम शाही, निजाम शाही वंश। मैं भी आपको डेट में नहीं ले जा रहा हूं, है ना, बस केवल वंश का परिचय हो रहा है। गोलकुंडा में जिसका शासन होगा वो कहलाएगा आपका कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। ठीक, बीजापुर में जो होगा वो कहलाएगा आपका आदिल शाही वंश, बीजापुर में जो वंश होगा वो कहलाएगा आपका आदिल शाही वंश। ठीक, बीदर में जो होगा वो कहलाएगा आपका बरीद शाही वंश, और बरार में जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इमाद शाही वंश। ठीक है, इन वंशों का शासन रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य का एक ओवरऑल व्यू बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम तथ्यों में जहां उतरेंगे ना सब ये व्यू गायब हो जाएगा, व्यू पहले रखना है, एक आया और गया इसकी कहानी समझनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और बता दें। जैसे अहमदनगर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में, ये कहां पड़ेगा आपका महाराष्ट्र। गोलकुंडा कहां पड़ता है, आंध्रा। अब तो हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना वाला क्षेत्र आपका गोलकुंडा का क्षेत्र है ना। बीजापुर कहां पड़ता है, कर्नाटक। ठीक, बीदर कहां पड़ता है, कर्नाटक। बरार कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। बहमनी के पतन के बाद 5 वंशों का शासन हुआ अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, 2 वंश कहां है, महाराष्ट्र में, 2 कहां है, कर्नाटक में, और 1 कहां है, आंध्रा में। तो बहमनी का शासन कहां था, बहमनी का शासन था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, क्लियर ना सभी को, हमने वहां नहीं बताया शासन कहां था। आप थोड़ा बहुत याद करिए, पहले वाला दौर जैसे सातवाहनों का शासन कहां था, महाराष्ट्र, आंध्र और उत्तरी कर्नाटक। बहमनी का शासन था, बहमनी कमजोर हुआ तो 5 भागों में बट गया। पल्लवों का शासन और चोलों का शासन कहां था, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र, केरल का कुछ हिस्सा। अभी विजयनगर का शासन वहां रहेगा। ये सिस्टम बना हुआ, मैं भी समझा दूंगा आपको। कोई शक्तिशाली है तो इतने बड़े भूभाग पे कब्जा, विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक या तुंगभद्रा नदी तक शासन, ये बीच वाला हिस्सा होता है। कृष्णा या तुंगभद्रा के दक्षिण नीचे कोई एक शक्तिशाली राज्य होगा, बस यही कहानी चलती है, सिस्टम बना हुआ है। इसलिए हमने यहाँ क्षेत्र नहीं लिखा है कि बहमनी का, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहमनी का शासन कहां पे रहा होगा। छोटी सी बात आपको और याद दिलवा दें आपको। ठीक है, आपको याद होगा चांद बीबी का नाम हमने अकबर के समय लिया था, याद है सभी को। अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर अकबर ने कब्जा कर लिया तो पूरा नहीं कर पाया था। अहमदनगर को फाइनली किसने पाया था, शाहजहां ने। मैं आपको याद दिला देता हूं, ये अहमदनगर का इलाका होगा महाराष्ट्र का, 1633 में शाहजहां ने इसको निपटा दिया था। ठीक, ये मैं लिखा चुका हूं आपको, है ना। गोलकुंडा और बीजापुर की बात करें हम लोग, जैसे ये आपका हो गया उत्तरी कर्नाटक हो गया आपका बीजापुर, इधर हो गया आपका गोलकुंडा। बीजापुर को 1686 में औरंगजेब ने और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने निपटा दिया था, लिखा हुआ आपके नोट्स में। ठीक, जब आप मुगल पढ़ेंगे ना, सल्तनत मुगल में ही क्षेत्रीय राज्य चले आते हैं, ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, बस एक बार स्ट्रक्चर समझना है काल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये सब क्षेत्रीय राज्य थे, तो ऑलरेडी आप ये भी लिख चुके हैं। अब रह जाएगा आपका बीदर और बरार। ये जाने की जरूरत नहीं है, बीदर को ये निपटा देगा जो कर्नाटक वाला चीज लेगा उसको, बरार को ये निपटा देगा महाराष्ट्र वाला। फाइनली 3 ही राज्य बचेंगे, 2 का जल्दी पता हो जाएगा बीदर और बरार का, बचेंगे 3 राज्य। एक को शाहजहां ने निपटा दिया, 2 को औरंगजेब ने निपटा दिया, इसकी भी कहानी खत्म। ठीक, तो जब आप सल्तनत और मुगल पे फोकस करेंगे ना, तो आपको इसके बनने का कब बना और कब गया इसकी समझ आपको वहीं पे बन जाएगी। अलग से दे रखा है यहाँ पे, लेकिन अलग से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वहीं फोकस रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा इसके बारे में। एक तो पहला तो ये मिनिमम हो गया, अभी थोड़ा सा और इसमें बताना है हमें। तो ये तो हो गए आपके उत्तर भारत के जो पतन के बाद राज्य बने थे। तो सारे राज्य सल्तनत के पतन के बाद बने ऐसा तो है नहीं। ठीक, उत्तर भारत में ही राजस्थान है। ठीक, राजस्थान में मध्यकाल में 3 शक्तिशाली राज्यों का 2 का उल्लेख मिलेगा आपको, मेवाड़ का और मारवाड़ का। अब यहां लिखने का मतलब अब इसका सल्तनत से कोई रिलेशन नहीं है। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पे अभियान, चित्तौड़ पे अभियान किया था, हमने बताया था आपको, कब्जा किया था, रानी पद्मिनी वाली बात आई थी, फिर आगे चलकर चित्तौड़ फिर स्वतंत्र व्यवहार करने लगा। यही का एक शासक था राणा सांगा, जिसने बाबर को चुनौती दी थी, मेवाड़ का ही।
ठीक, तो ऑलरेडी आप देखोगे मेवाड़ मारवाड़ का भी रेफरेंस आया है। देखो मेवाड़ का बहुत समृद्ध इतिहास है, राजस्थान का इतिहास पढ़ो तो काफी, हम तो कह रहे हैं जब हम मुख्य धारा की लड़ाई चली उसमें हमने मेवाड़ मारवाड़ का रेफरेंस ले लिया है। शेरशाह का मारवाड़ अभियान आपको याद होगा, सेमल का युद्ध, मालदेव शासक थे, शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य, अकबर के समय पूरे राजपूत राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक, अकबर की राजपूत नीति आपको बता चुके हैं, वहां सब उल्लेख आपका आमेर का, मिर्ता का, मेवाड़ का, बस मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया था, राणा प्रताप संघर्ष करते रहे, जहांगीर के समय स्वीकार किया था अधिकारी ने। तो ऑलरेडी राजस्थान, बट राजस्थान सल्तनत से टूट कर नहीं बना था। अभी जो बात मैं समझा रहा हूं ना, ये बात ज्यादा जरूरी है आपको समझना, क्षेत्रीय राज का पूरा पिक्चर, कहां पे कौन कैरेक्टर है फिर तो इतिहास में चले ही जाते हैं, इसलिए थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूं। ऐसे ही कश्मीर की बात करें, आपको याद होगा जब हम लोग पूर्व मध्यकाल पढ़ रहे थे तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, नहीं भी याद हो तो याद आएगा। हमने एक बात कही है ना कि आपको तो एक ही काम याद रखना है, अब आप सोच लो, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि जो आपने पढ़ लिया उसको याद रखना है, आपको समझ जाओगे आप उस दौर में आ गए हो, अभी तो एक विषय चल रहा है आपका, जितने ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए, आने वाले बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट, तो आप एक ही शुरू हुआ है, खत्म। ठीक है, तो अब आप याद रखना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि कोचिंग के साथ अपनी चीजों को याद रख लिया। हमने तो कहा 50-60%, आप देखोगे मैं बहुत प्रैक्टिकली बताता हूँ, 50-60% आपने याद रख लिया ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक, पूर्व मध्यकाल आपको याद होगा, हर्षवर्धन के बाद थोड़ा अंधकार था, यशोवर्मन का शासन, फिर आयुध वंश का शासन, फिर कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, फिर प्रतिहारों का परिचय हुआ, फिर प्रतिहारों के बाद उत्तर भारत तमाम राजवंशों का बात किया। पूर्व में पाल वंश 750 से 1160, 1160 से 1206 सेन वंश आ गया, लक्ष्मण सिंह की बात की थी हमने, ऐसे परिचय में दिया था आपको। मुझे याद है ऑनलाइन बच्चे जब मैं उसमें बताता था, बच्चे भी कुछ लिखते रहते थे, पर अभी मैं चेक पढ़ नहीं रहा हूँ, पर उन्हें याद नहीं आएगा कि क्या लिखना है, तब मैं छोड़ देता हूँ, आप करते रहिए, अभी नहीं याद आएगा। ठीक है, ये क्या था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, आपको लगेगा क्यों, यही तो चीज मैं कह रहा हूँ ना, बहुत के क्रम में हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले पिक्चर, ये पिक्चर से आपको लिखना है कॉपी के अंदर, मैप बना रहना चाहिए कैसे बना, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ये बात आसानी से याद रह जाएगा, इसके बाद आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बाकी चीजों को याद रखने में, जो मैं समझा रहा हूँ याद रह जाएगा आपको। और देखिए आप, तो कश्मीर में इस समय क्या हुआ, सबसे एक मंगोल हमला हुआ, फिर वहां पे इस्लाम धर्म को लोगों ने अपनाना शुरू किया जबरन, और फिर कश्मीर में भी इस्लामिक शासन स्थापित हो गया। सल्तनत काल तक कभी कश्मीर पर कब्जा नहीं रहा है, पर आप सब जानते हैं अकबर ने कश्मीर पर भी कब्जा एक बार नोट्स के अंदर, कश्मीर में किस वंश का शासन था तो उसके बारे में थोड़ा सा परिचय यहाँ पे, उसके बारे में दो चार जानकारी हमें याद रखनी है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, तो ये सब तो चलो इसमें दिया हुआ है अपने जो आपको नोट्स है ना। उत्तर भारत में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत के पैरेलल उत्तर पूर्व में कामरूप और अहोम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कामरूप वंश और अहोम वंश का शासन। अभी अहोम बहुत चर्चा में थे क्योंकि अहोम को शासकों को जहां दफनाया जाता था पहले, बाद में दाह संस्कार होने लगा, तो जहां वहां इमारत बनाई जाती थी दफनाने के बाद, उसको मोईदाम कहते हैं। यूनेस्को ने अभी उसको विश्व विरासत सूची में शामिल, भारत का 43वां स्थल हो गया, तो अहोम बहुत चर्चा में आ गया पूरी दुनिया में। नॉर्थ ईस्ट का एक जनजातीय समाज है अहोम, बहुत चर्चा में है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का शासन कहां था ये तो आपने पढ़ लिया था, कब कब कहां था। दिल्ली सल्तनत जब कमजोर हुआ तो कौन कौन से राज्य बने, राजस्थान का अपना अंदाज था, वो तरीके से चलता रहा, कश्मीर अलग रहा उससे बाहर, और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप और अहोम का शासन चलता रहा। यानी क्षेत्रीय राज्य की बात करें तो ये है आपके क्षेत्रीय राज्य। ठीक, ये है क्षेत्रीय राज्यों का एक सामान्य परिचय। अब आइए आप एक नोट्स में देखेंगे, यहां लिखा हुआ है बहमनी राज्य, दिख रहा आपको बहमनी साम्राज्य। अब ये तो हो गया आपका परिचय, कब आया कब गया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं यहां दे दूं। बहमनी साम्राज्य कब से कब तक था, 47 से 1538। पहला शासक है बहमन शाह, आप देखोगे इसके बारे में तीन बातें, हसन गंगू, बहमन शाह के नाम से बहमनी का शासक बना, गुलबर्गा को इसने अपनी राजधानी, गुलबर्गा पड़ता है कर्नाटक में। ठीक, अब इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है इस पैराग्राफ में, आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए क्या क्या हुआ था, लेकिन इतना ही काफी है कि संस्थापक कौन था बहमनी का, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर सभी को, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करिएगा, वैसे डार्क कर रखा है उसको वहां, टिक मारना टिक मार दीजिएगा। आगे देखेंगे फिरोज शाह बहमनी का उल्लेख किया गया इसमें। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी की चर्चा थोड़ा विद्वान शासक में होती है, उसने एक वेदशाला बनवाया था, एक विद्वान शासक था और इसने वेदशाला बनवाया था। ठीक, और कुछ नहीं जानना इसके बारे में, बाकी शासकों का कुछ नाम दिया हुआ है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कभी पढ़ रहे पढ़ते चले गए। देखेंगे मोहम्मद तृतीय लिखा हुआ है, देखा सभी को, इसका एक मंत्री था महमूद गवा, ये बहुत लोकप्रिय मंत्री था, शक्तिशाली मंत्री था महमूद गवा। महमूद गवा का नाम ध्यान रखेंगे आप केवल, हाँ ठीक है, बहमनी राज्य का एक मंत्री था महमूद गवा। और महमूद गवा ने बीदर में एक मदरसा बनवाया था, बीदर में एक मदरसा। ठीक, तो मेरी तरफ से बहमनी राज्य के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, मेरी तरफ से मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि तीन बातें ध्यान रख सकते हैं तो रखिएगा, संस्थापक कौन था, फिरोज शाह बहमनी के बारे में एक दो बात, और महमूद गवा के बारे में, बाकी परिचय दिया हुआ है उसमें, सुन पा रहे सभी लोग। आपको जो मेडिकल का स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें इससे बहुत डिटेल में परिचय है, सतीश चंद्र वाली किताब में बहुत सेंसिबल परिचय है उसमें। मेरा अभी भी सुझाव होगा कि जितना मैं बताऊं उतना याद रखने की कोशिश करिए, पढ़ना हो तो किताब ही पढ़िएगा रीजनल स्टेट के बारे में। नोट्स आपको आज कल मिल जाएगा, मैं भी आज ही मिल जाए, आपको कल मिल जाए, इसलिए मटेरियल आ गया जस्ट मुझे दिया गया है, तो इसमें देखा हमने काफी डिटेल में परिचय दिया हुआ है, उतना नहीं पढ़ना है। जैसे एंशिएंट का मैटर दिया गया है या मॉडर्न का, वैसे मेडिकल का भी मैटर है। ठीक है, फैक्ट्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत, कभी भी लगे कुछ आपको सर्च करना हो तो आपका ये मैटर स्टडी मटेरियल एनफ है, उसको देख लीजिएगा, डिटेल में बहुत सारी बातें बताएगा। बट मैंने आपको क्या कहा, जैसे आप कभी घबराएंगे आसपास वाला कुछ बात बोलेगा, आप सोच नहीं पाएंगे चाहिए जरूरी है कि नहीं, इसमें एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। हम लोग तो इतनी बार ऊपर से देखते हैं, घटनाओं में डूब के नीचे ऊपर नहीं देखते हैं, हम लोग घटना इतनी पता है ऊपर से बैठ के देखते हैं क्या है, काम का नहीं है, काम का है, प्रश्न का नहीं चलता, हम लोग उस तरह से तय करके बताते हैं आपको कि नहीं, आप बहमनी के बारे में हमने बताया, तीन बातें आपको मिनिमम याद रखनी है, आगे आपकी श्रद्धा भक्ति। ठीक है, मतलब इतना याद रख सकते रखिएगा, वरना इतना ध्यान रखिएगा बहमनी कब बना था, कब तक था, कौन सा एरिया था, उसका कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। इसमें भी दो इन्फॉर्मेशन कौन सा बोला हमने, एक मदरसा बोला और एक वेदशाला ऑब्जर्वेटरी बोला, स्थापत्य हो गया, कल्चर हो गया, इसलिए हमने दो बातें बोली। ठीक, आप देखेंगे बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो गया, आगे चल करके धीरे धीरे अहमदनगर में निजाम शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ निजाम शाही वंश के बारे में, और लिखा हुआ शाहजहां ने मुगल साम्राज्य को मिला, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक सपोर्ट के लिए दे रखा हमने आपको।
ठीक है, ताकि आपको एक परिचय मिल जाए। ठीक, बीजापुर का आदिल शाही वंश लिखा हुआ है, बीजापुर का आदिल शाही वंश। ठीक है, और यहाँ के बीजापुर में गोल गुंबद, बड़ा फेमस आर्किटेक्चर है बीजापुर का गोल गुंबद, वैसे भी पता रहेगा, अलग से लिखवा दूंगा आपको मैं। ठीक, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश देखिए लिखा हुआ है, कब स्टार्ट हुआ और कब अंत हुआ, 87 यानी ऑलरेडी मैंने बताया इसको। ठीक, और गोलकुंडा में देखोगे आप हैदराबाद नगर बना था इसी समय, और एक चार मीनार बहुत फेमस है। ठीक है, गोलकुंडा में हैदराबाद नगर, चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट भी है, बहुत फेमस है, चर्चा में था। बरार में इमाद शाही वंश लिखा हुआ है, देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है बरार को अहमदनगर ने मिला लिया था, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म। बरार बहुत कम समय के लिए था, 100 साल भी नहीं रहा। बीदर का बरीद शाही वंश, बीजापुर वाले ने बीजापुर को मिला लिया, कर्नाटक वाले ने कर्नाटक को जीत लिया और महाराष्ट्र वाले ने महाराष्ट्र को जीत लिया था। ये 5 वंश थे, तो 2 तो निपट गए ऐसे ही, 3 को मुगलों ने निपटा दिया, 3 निपट गए। ठीक, बंगाल, ये हमने बताया था आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल स्वतंत्र हुआ था, लिखा था कॉपी में आपको। ठीक, यहाँ भी राजवंशों के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा आपको, बट इसमें देखेंगे आप एक अलाउद्दीन हुसैन शाह है, दिख रहा आपको। ठीक है, अब जैसे कामरूप, अहोम, उड़ीसा जैसे राज्यों पर विजय लड़ा था, अहोम तो कोई जीत नहीं पाया था, लड़ाई कामरूप इसके समानांतर हो गया। अब जैसे मान लो बंगाल का राज्य, सपोज दैट ये बंगाल का राज्य है। ठीक, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला आपका राज्य हो गया, तो इधर पश्चिम की तरफ होगा कामरूप और इधर की तरफ होगा अहोम, ये सब जो इलाका होगा अहोमों के पास होगा। ठीक, और ये हो गया उड़ीसा, उड़ीसा में गजपति वंश का शासक था, है ना। तो बंगाल वाले को विस्तार करना हो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर आएगा। लड़ाइयां हमेशा समानांतर वंश में होती हैं, ये कौन से पहले भी हमने समझाया। ऐसे पढ़ के लगता है कि कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में एक बार समझ लेते हैं, जैसे समानांतर था कामरूप, अहोम, गजपति, तो लड़ेगा ही, या तो उस पे हमला करिए, उस पे हमला करिए, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होती रही है। ठीक है, राजवंशों को लेकर इसमें कोई नहीं बात, तो ज्यादा गंभीर मत हो जाइएगा, कुछ ज्यादा पढ़ लिया, कुछ नहीं हुआ, हमला हो रहा है एक दूसरे पे। ठीक, इसके शासनकाल में चैतन्य ने बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रचार, आपको याद होगा चैतन्य जब हमने पढ़ाया था, हमने बताया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने चैतन्य को संरक्षण वहां लिखा रखा है बंगाल के शासक। अब दोबारा पढ़िएगा भक्ति मूवमेंट में, ये हमने उल्लेख किया वहां पे भी। इसके समय मस्जिद बना, उसका नाम छोटा सा नाम सोना मस्जिद। रूप सनातन 2 महत्वपूर्ण हिंदू अधिकारी के शासनकाल में, कुछ लोग इसको कृष्ण का भी अवतार मानते रहे हैं। इसके समय विद्वान थे मालधर बसु, उसको इन्होंने गुणराज खां, श्रीधर बसु को सतराज खां उपाधि दी थी। इसमें सिवाय चैतन्य के कुछ भी याद नहीं रखना आपको, लेकिन डाक कर रखा है, पढ़ना चाहे तो इसको एक आधा बार कभी रीडिंग कर रहे हैं ना, आप पढ़ लिया हमने उसको, चैतन्य वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नुसरत शाह। ठीक है, आप देखेंगे इसके समय मस्जिद 2 बना है, और एक इंपॉर्टेंट है, एक मालधर बसु करके जो विद्वान है, इन्होंने महाभारत का बंगला अनुवाद किया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, मालधर बसु ने बंगला अनुवाद किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे अच्छा, नुसरत शाह देखो 17 से 32, बाबर का समय कब था, 1526 से 1530। ठीक है सभी को, तो बाबर का समकालीन कौन था उसमें, तो नुसरत शाह शासन कर रहा था। गयासुद्दीन महमूद शाह वगैरह के बारे में याद रखने के लिए मैं नहीं कहने वाला हूं। ठीक है, क्या सब प्रॉब्लम है क्या? ओके, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कश्मीर इसके बाद, अभी जो मैंने परिचय दिया आपको। देखिए आप जरा एक बार हम लोग बात करेंगे कश्मीर, सल्तनत के अधीन नहीं था कश्मीर, क्लियर ना, सल्तनत के अधीन नहीं था कश्मीर। कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है, पहले मंगोलों ने हमला किया, फिर कहां से मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, इसी क्रम में बातचीत में देखेंगे आप। एक जैन उल आबिदीन नामक शासक का उल्लेख है, और इसके पूरे पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर रखा है। ये बेसिकली पूरा लाइन जो की किताब से उठाया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, सिकंदर का छोटा भाई था, हिंदुओं को कश्मीर घाटी में पुनः आमंत्रित किया, यानी अंदाजा लगा लो उसी समय ऑलमोस्ट हिंदुओं को इस कश्मीर घाटी से भगा दिया गया था। धर्मांतरण करिए तो भागिए वहां से आप, ये वो दौर है। ठीक, जजिया का उन्मूलन कर दिया था इसने, गौ हत्या पर पाबंद लगाई थी, जिन साजी कला से हिंदू व्यक्ति को समर्थन भेजा था, कश्मीर में शाल बनाने की कला विकसित की। बुल्लर झील के पास एक स्थापत्य है जैनुलंका करके, महाभारत एवं राजतरंगिनी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद इतिहास में बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद करिए, मत करिए, एक बार रीडिंग करने तो आगे लग जाएगा। जैनुल आबिदीन करके एक शासक था जो थोड़ा, जिसको अकबर कहते हैं, तो अकबर का जो अप्रोच होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अकबर का जो अप्रोच होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कश्मीर के बारे में और कुछ नहीं जानना है आपको, क्षेत्रीय राज्य में। ठीक, जौनपुर आपको याद होगा, हमने बताया था फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां यानी अपने भाई की याद में जौनपुर शहर बसाया था। 1398 में एक अधिकारी था जिसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य, क्योंकि उसकी उपाधि थी शर्क, इसलिए जौनपुर में शर्की वंश। ठीक है, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। उसके बाद मलिक उस शर्क ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित किया और शर्की वंश की स्थापना की। ठीक, इब्राहिम साहब देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व का सिराज। ठीक है, इब्राहिम साहब ने पूर्व का सिराज, सिराज ईरान में एक महत्वपूर्ण जगह है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। थोड़े समय के लिए आप देखेंगे जौनपुर पूर्व का सिराज कहलाएगा। 1398 से लेकर लगभग 100 साल तक इसका शासन, शेर शाह ने जौनपुर में शिक्षा ली थी, फारसी शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया था। आगे आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ठीक है नहीं है। नीचे लिखने लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के निवासी थे। नाम सुना है जायसी का, पद्मावत, जौनपुर के रहने वाले थे। तो जौनपुर में संस्थापक के नाम पे शर्की वंश कहा जाता है और पूर्व का सिराज कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। 3 बातें जाननी है आपको। शासक का नाम मेरी तरफ से तो नहीं ना है, बस जब भी कभी रीडिंग करें तो रीडिंग कर लिया ताकि सुना सा लगे, कभी याद करने के लिए कहीं नहीं कह रहा हूं आपको। यही नीचे लिखा हुआ गुजरात, ठीक है, बट परिचय गुजरात अगले पेज में है। जफर खान ने गुजरात को स्वतंत्र राज्य में बनाया, ठीक है। मुजफ्फर शाह की उपाधि, गुजरात में मुजफ्फर शाही वंश, जौनपुर में शर्की वंश, ठीक है, बंगाल में हुसैन शाही वंश, मालवा में भी हुसैन शाही और खलजी वंश, और गुजरात में मुजफ्फर शाही वंश। ये इसमें सब परिचय, वंश का नाम थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, है इसमें दिया हुआ। अब देखेंगे इसमें अहमद शाह है, ठीक है, इसके बारे में है। अहमदाबाद शहर इसी ने बसाया था। गुजरात में पहली बार जजिया लगाया था, अहमदाबाद में जामा मस्जिद और 3 दरवाजा, ये जानना है आपको, ठीक है। एक महमूद बेगड़ा है, ये बहुत खाता था, पेटू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, ये विष भी पीता था। अब ऐसे इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं महमूद बेगड़ा के बारे में, है ना, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, कुछ अलग से याद मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। बहादुर शाह के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गुजरात का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था, हुमायूं के साथ इसका संघर्ष हुआ था। एक पुर्तगाली गवर्नर था, उसके साथ हाथापाई हुई और समुद्र में गिर गई इसकी मौत, इसी ने मालवा पे कब्जा किया। तो हुमायूं जब वापस मालवा को जीता, तो गुजरात को जीता, फिर दिल्ली आया, फिर से इसका पीछा करने के लिए बंगाल गया था। ये वही बहादुर शाह है, ये साहसी व्यक्ति था, साहसी शासक था, ठीक है।
जहां तक मुझे याद है इससे संबंधित कोई एक सवाल इस बार प्रीलिम्स में भी आया है। इस बार 2024 में प्रीलिम्स में पूछा है संबंधित कोई एक सवाल, इजी सवाल था वो। मालवा के बारे में परिचय दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब आपको बस ऐसे पढ़ के निकल जाइएगा, ठीक। मेवाड़ का भी थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है, इसमें आपको राणा कुंभा, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ और एक राणा सांगा। राणा सांगा के बारे में ऑलरेडी जो जाना था हम जानते हैं, यानी अलग से पढ़ने की जरूरत, बट इन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक परिचय हमने दिया कैसे बना, एक परिचय यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है छोटा मोटा तरह का राजनीतिक परिचय क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, क्लियर सभी को। अब इसी में आप देखेंगे अगला जो परिचय है आपका वो थोड़ा विस्तृत परिचय है, विजयनगर, दिखा सभी को। विजयनगर को हमने अलग से ले रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं वन बाई वन करके बताता चला जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, जो काम की बात है कुछ ऐड ऑन करना हो तो वो भी कर दूंगा। पढ़ना है इसको ठीक से, मन लगा के पढ़ना है इसको, इसलिए मैं इसको आराम से आपको समझाता हूँ। क्यों पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने बताया हर एक साल पूछे जा रहे हैं, और हमें ऐसी संभावना जहां जहां बनती है इस तरह के एग्जाम में हमें थोड़ा भी ठीक से पढ़ लगा देना चाहिए उसमें। इसी के लिए हमने कहा एनसीईआरटी 12th क्लास जो वॉल्यूम 2 है आपका, भाग 1 भाग 2 भाग 3 है ना 12th क्लास में, भाग 2 में विजयनगर पूरा एक चैप्टर है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में जाने के पहले जरूर उसको पढ़ लीजिएगा ठीक से, जब मौका मिले। बाकी के बारे में सिर्फ मत खपाइएगा, बहुत है, ठीक है। पहले आप मुख्य धारा के इतिहास को ठीक से याद कर लीजिए जो आपको बताया गया है, फिर सोचिएगा इसका हम क्या करें हम, ठीक है। विजयनगर का एक सामान्य परिचय हम लोग दे लेते हैं। देखिए विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का नगर, ठीक है। विजयनगर ऐसे कहा जाता है ना। तुंगभद्रा नदी के किनारे राजधानी क्षेत्र था, ठीक है। इसको हम्पी भी कहते हैं आज, विजयनगर को, विजयनगर को हम्पी भी कहते हैं, ठीक। जब कभी आप ऐसे देखेंगे आप मैप पे, जब 12th वाली किताब पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा, जैसे कृष्णा नदी है तो तुंगभद्रा नदी है ना। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहते हैं। ये ऊपर वाला आपका बहमनी हो गया और नीचे वाला आपका विजयनगर हो गया। आपको याद होगा यहाँ पे वातापी के चालुक्यों का शासन था, इधर पल्लवों का था, इधर कल्याणी के चालुक्य थे तो इधर चोल थे। जो राजवंश इधर और इधर दोनों के बीच में टकराव होता है, फिक्स है ये, इतिहास का फेमस है, पल्लव चालुक्य संघर्ष, चालुक्य चोल संघर्ष, ठीक है, विजयनगर बहमनी संघर्ष, इतिहास का फेमस संघर्ष, राजनीतिक इतिहास में खूब चर्चा होती है, ठीक। तो हमने कहा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है विजयनगर, जानना है हमें, ठीक। मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल, मुगल काल की बात करते समय हिंदू राजवंश के रूप में शक्तिशाली शासक के रूप में चर्चा होती है, ठीक है। आगे वर्तमान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र के साथ गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे। कहने के लिए गोवा पे कुछ समय के लिए कब्जा था, महाराष्ट्र पे कुछ समय के लिए कब्जा था, लंबे समय के लिए नहीं। मेन एरिया इसका रहा है कृष्णा के नीचे ही, ठीक है। मुख्य एरिया इसका है तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, दक्षिणी कर्नाटक और केरल का कुछ हिस्सा, ठीक। पर कभी कभी सब क्षेत्र रहा है शामिल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है। संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का। अब देखो विजयनगर क्या हो गया, आपका यहाँ पे लिखा था, आपने देखा होगा 1336 से 17वीं सदी के मध्य तक इसमें 4 राजवंशों का शासन रहा। चारों राजवंश का थोड़ा सा नाम दिया हुआ है, संगम वंश, देखा सभी को, सालू वंश, तुलु वंश। ये वंश याद रखिएगा, कभी आ जाएगा मैच करने के लिए कौन सा सही क्रम है। डेट वगैरह देखो बहुत नहीं पूछता है, आप जितना डेट याद करते हैं मॉडर्न इंडिया में डेट ठीक से याद रखिएगा, आधुनिक भारत में, एंशिएंट मेडिवल में महत्वपूर्ण घटनाओं का डेट, ताकि आप क्रम मिस ना करें। समझ पाए सभी लोग, बस आप क्रम याद रखिएगा, संगम, सालू, तुलु, अरिविड़ी। नहीं कुछ याद होता तो थोड़ा बहुत कोड बना लीजिएगा, SSTA ऐसे कर दीजिएगा, कुछ आपको दूसरा लगे तो आप दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है, हिंदी में कर लीजिएगा उसको, बट ये जरूरी है, ठीक। राजवंश हो गया ना। स्थापना आपने बताई दिया, दो भाइयों ने की थी, कंपली राज के मंत्री वगैरह थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल में जगह था यहीं पे कंपली। जब एमबीटी ने कब्जा कर लिया तो हरिहर और बुक्का दोनों ने इस्लाम को अपना लिया, दिल्ली आ गए थे। और जब कंपनी में विद्रोह हुआ तो एमबीटी ने दोनों को भेजा कि जाओ तुम विद्रोह का दमन करो। जब दोनों भाई दक्षिण की तरफ आ गए फिर से एक बार, एक संत के प्रभाव में आ गया, फिर से हिंदू धर्म को अपनाया और विजयनगर नामक राज्य, एमबीटी का अभियान हुआ, उसने इस्लाम को अपना लिया। तो ऐसे ही चालाक लोगों की जरूरत होती है इतिहास में। तो मेरा मानना है कि जब एकदम मौत साक्षात्कार हो तो पहले मौत से बचिए, शिवाजी की तरह जिंदा रहेंगे तब तो कुछ काम करेंगे। समय बदला जिन्होंने फिर से अपना अपना लिया, ठीक है, बट वो अतीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बंदी बनाकर इस्लाम बस संस्थापक नाम देंगे, बाकी आगे कहानी बताई गई है, जो बातें हमने समझाई वही सब लिखा हुआ है, ठीक। चौथे नंबर पॉइंट में देखेंगे लिखा हुआ है हरिहर और बुक्का एक हिंदू संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म दीक्षित, ये ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विद्यारण्य कौन थे, एक वेदों के कमेंटेटर, वेदों पे टीका लिखा सायन, उनके शिष्य थे। सायन का नाम याद रखिएगा, ठीक। विद्यारण्य का नाम याद रखिएगा, सायन का नाम याद रखिएगा, हरिहर बुक्का का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनके पिता के नाम पे संगमस, उतना कोई जरूरी नहीं है कि आप, तो दो बातें इसमें याद रखने वाली, ठीक। अब देखिए संगमवंश के प्रमुख शासक हरिहर प्रथम, ठीक। अभी क्या याद रखना है, मार्क करवा दूं, विजयनगर का पहला शासक है, ये याद रखिएगा। संगम वंश का भी और विजयनगर का भी पहला शासक है। दो समुद्रों का अधिपति याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ जा रहे हैं, इस तरह की चीजों को संभव नहीं होता याद रखना, ये तो बहुत काट छाट करके इसको लिखा गया है, ठीक है। जब तैयार करवा कर दो, क्योंकि राजनीतिक इतिहास में सवाल कुछ भी आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है। तो जो लगा ऑप्शन वगैरह में पूछा गया कभी कभी, तो नेट जारी में भी चलो रहने दो, ठीक है, नजर में गुजरता रहेगा बच्चों का, या कुछ शौकीन बच्चे होते हैं फैक्ट्स को लेकर एकदम, या तो तथ्य रहेगा हम रहेंगे, ठीक है, तो उनके लिए कुछ चाहिए मतलब। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए अपने एंशिएंट का जो स्टडी मटेरियल है, मेडिकल मटेरियल बहुत है, आप एक आध साल तक लगाते रहेंगे उसमें आप, ठीक है। किसी को लगे आप कहीं कुछ मत करिएगा, हमने सर्टिफाई कर दिया, आप उसको बहुत आराम से पढ़िएगा। मॉडर्न कर्नाटक जितना मैं कहूँ इस्तेमाल करिएगा, उसमें रिस्क है, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि मैं बेवजह नहीं चाहता हूँ कुछ पढ़ें आप, और कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना ये भी क्लियर होता है। आपसे पहले पूरे मैटर को थोड़ा मैं कर रहा होता हूँ, कितना काम आएगा, कैसे काम आएगा, नहीं आएगा, मुझे सब पता रहता है, उस हिसाब से मैं आपको सजेशन देता हूँ कि नहीं, ठीक है। भार बचाना नहीं है ना, कि नहीं आप हो तो क्या, हमने आपको दे दिया एग्जाम, आप नहीं मैं लिखूंगा, ठीक, एग्जाम मैं दे रहा हूँ आपकी जगह पे, कहने के लिए आप दे रहे हैं, तो मैं मेरी अपनी समझ में मैं जो करूंगा जो नहीं करूंगा वही बात आपको बताऊंगा,
समझ में आ रही बात ना? एग्जाम आप थोड़ी देते हैं, एग्जाम हम लोग देते हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं। यदि कोई ईमानदारी से पढ़ाता है तो एग्जाम टीचर का भी होता है आपके साथ साथ, ठीक है? तो इसलिए हमने कहा मॉडर्न इंडिया में जब मैं जितना कहूँ उतना यूज करना है, ना कहूँ तो नहीं यूज करना है। आप सब बच्चे मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में बैठ भी रहे हैं, हमने कहा बिपिन चंद्रा यूज करिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़िए आप। इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी बिपिन चंद्रा तो इंपॉर्टेंट है, तो दो जगह बिपिन चंद्रा ही इंपॉर्टेंट है, या जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, ना कि कोई नोट्स। क्योंकि तस्वीर उसी तरह से बननी चाहिए उस टॉपिक की जिस तरह से सवाल का फ्रेम में बनेगा, ऑब्जेक्टिव इशू ही नहीं है, ठीक है? तो उसी तरह की रीडिंग होनी चाहिए। फिर क्या होता है, वो फ्लेवर खत्म हो जाता है, जैसे स्पेक्ट्रम में भी खत्म हो फ्लेवर। तो बच्चे पूछते सर ने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा था, हम क्या करेंगे? पढ़ दो। वो टच खत्म है, वो टच हमने क्लास में बना रखा है, पूरे टॉपिक को इंटरकनेक्ट करके हमने बांध के पढ़ाया आपको। आपने देखा रहोजी वाला सवाल, पूरा टॉपिक शामिल हो गया। तो पूरा टॉपिक शामिल होता है तो कैसे आप नहीं पढ़े, इसलिए इंटरकनेक्ट करते रहना बहुत जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव तो वैसे भी हो जाता है, आपको लगेगा कोई और कर रहा है, कोई नहीं करने वाला है। किसी पेपर आपने किसी ने देखा, मैंने तो नहीं देखा अभी, कोई बात नहीं, मौका लगे देखिएगा एक बार। बिहार स्पेशल पढ़ने के साथ साथ इनसे वीडियो तो आपने कहीं देखा, एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है? एक क्वेश्चन बस किसी ने मुझे सेंड किया सर, 1000 दिनारी किसको कहते थे? मलिक काफूर को 1000 दिनारी किसने, मतलब ठीक है, ये हमने लिखा है, किताब में लिखा हुआ 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय था मलिक काफूर, सिर्फ रेफरेंस होता है, आप रेफरेंस से पिक कर लेंगे उसको, हाँ ये होगा, ये किसी ने एक असिस्टेंट दिया, तो आप देखेंगे ना तो आपको क्लू मिल जाएगा, या जो हमने कहा है पढ़ने के लिए। तो इसके पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, या ठीक उससे पहले वाला पेपर पूरा नहीं देखा था, जहाँ तक मुझे याद है हिस्ट्री के करीब 80% क्वेश्चन क्लास नोट से बन गए थे, इनसे मिडिल मॉडर्न से। ठीक इससे पहले या उसके पहले वाला कोई लेके आया था, क्योंकि देखता हूँ मैं कभी-कभी, जैसे अभी याद नहीं रहता किस साल का पेपर है, वो देखता हमेशा हूँ, मतलब ये मत सोचिए कि नहीं देखता हूँ। मैं एकदम श्योर हूँ कि क्वालिफाइंग क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अभी तो बताया जा रहा है कि 150 क्वेश्चन बच्चों का 95 से 100 के बीच जनरल बच्चों का सही होगा, पीटी होने की पूरी संभावना हो जाएगा उनका मैडम, ठीक है? 150 में 100 क्या रेशियो निकला आपका, मतलब बता सकता है? प्रतिशत में क्या आएगा 150 में 100? 66% आ रहा है, ठीक है? यानी हिस्ट्री में बुरे से बुरे हालत में भी 70% आपके सही, 65% भी सही हो रहा हो, 60 से 70 के बीच में तो आप रेस में बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सही, ठीक है? हमें पीटी निकालना होता है, क्वालिफाई करना होता है, ठीक है? नेगेटिव करके यदि आप, ठीक है, 60 से 70% आपका सही कहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति में। पेपर अभी सामने देखूंगा, अभी कोई दे जाएगा, हमारी लाइब्रेरी में रख जाएगा, सर मैं भी देखूंगा कि आप पेपर पूछा, आइडिया रहता है ना कि क्या चल रहा है, ठीक है? फॉग तो नहीं चल रहा है कहीं, ठीक है? फॉग नहीं चलने देना है ना। तो इसलिए हमेशा पीटी को लेकर के पर्टिकुलर कमांड कर लीजिएगा। जैसे हमने क्या क्षेत्रीय राज का कॉन्सेप्ट पहले आपको दिया, देखो बना भी आपको पता है और गया भी आपको पता है सल्तनत और मुगल के साथ। अब आप जब इसके समझने के बाद पढ़ेंगे तो आप वहीं से वहीं समझ लेंगे आप, अच्छा ये वहां बना था और ये समाप्त हो गया था। अहोम का परिचय मैं भी करवा दूंगा, लिखवा दूंगा आपको एड्रेस अलग से अहोम के बारे में, ठीक? अच्छा, बुक का प्रथम, इसके लिए उपाधि वगैरह दी, छोड़ दो इसको। इसने अपना दूध मंडल चीन भेजा था, ठीक? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? फिर क्रम क्या लगेगा, हरियर के बाद बुक का, ऐसे पढ़ रहे हैं, हरियर बुक का संस्थापक है, ओके? हरियर द्वितीय, ठीक है? उपाधि उपाधि छोड़ दीजिएगा भी आप, है ना? ये सब छोड़ दीजिएगा, विद्वान संरक्षण वगैरह। देवराय प्रथम, ठीक है? इसको ध्यान कर लीजिएगा देवराय प्रथम को, ठीक है? इसका कालखंड भी ध्यान रख लीजिएगा, शक्तिशाली शासक था। मेरे ख्याल में ये इस बार पीटी में आ गया, सिंचाई की तुंगभद्रा नदी। ये जो आपको हमने बहमनी का नोट दिया है ना, यहाँ आप खाली देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सवा पेज में विजयनगर का नोट देता था मैं, इतना हिस्सा इधर एक पेज और, इसमें 4 साल के चारों सवाल उसी से थे, शायद इस बार तुंगभद्रा नदी वाला था। तो इस बार उसको हटा करके थोड़ा सा डिटेल करवा दिया, अब मतलब फर्स्ट टाइम वो एक पेज में ऑनलाइन देख जा रहे, जितने भी पीछे जितने भी टॉपर्स क्वालिफाई, जतिन है, विकास है, ठीक है, शशि है, बजरंग है, इन सब का कभी आप देखेंगे, सब ने उस नोट्स को अपलोड किया हुआ है, मतलब मेरे जो हैंडआउट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब सेलेक्टेड है ट्रेनिंग पे, सब कभी आप देखेंगे सबका अपलोड मिल जाएगा आपको। क्योंकि क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जितनी जबरदस्त हो गई थी कि चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बढ़ा लेते हैं। और 4 में 1 साल छोड़ करके 3 साल का क्वेश्चन सतीश चंद्रा से भी है, 1 साल वाला नहीं था, बट वो अपने हैंडआउट से था, ठीक है? क्योंकि महत्वपूर्ण बातों को था कि पहले क्या होता था ना, क्वेश्चन ही नहीं आते थे, तो उसके हिसाब से प्लान कर लिया, चलो जो महत्वपूर्ण है पढ़ लेते हैं, सिलेबस का पार्ट तो है, क्वेश्चन ही नहीं आते थे 20-20 साल तक, सिलेबस में है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये अब जब ट्रेंड में है और क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, प्लस मैंने कहा आप एक बार उसको भी पढ़िएगा विजयनगर, ठीक है? टाइम लेकर के ये मैं सभी को, क्योंकि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है विजयनगर, एक बार आ चुका है मेंस में सवाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। देवराय प्रथम की बात करें, देवराय द्वितीय संगम से सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, उपाधि छोड़ दीजिएगा, उड़ीसा के गजपति शासकों को, ठीक है? बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, ये दोनों योग्य शासक हैं संगम के। इसके बाद अंतिम शासक याद, कुछ याद नहीं रखना आपको इसमें, यानी इसमें हमने 2 शासक का नाम और थोड़ा वंशावली से पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन बस, ठीक? लेकिन इसको जब भी मौका मिले पढ़िएगा, इस क्लास नोट को विजयनगर को, क्यों चलने दीजिएगा इसको। अगला आ गया सालू वंश, ठीक? चंद्रगिरी, ये पड़ गया आपका मद्रास के आसपास का इलाका, ठीक? सामंत के बारे में बता, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक को हटाकर संस्थापक का नाम क्या लिया, सालू का संस्थापक कौन हुआ? नरसिंह सालू, ठीक? इसमें एक वर्ड यूज किया गया बलापहार, बलापहार का मतलब शक्ति से सत्ता का परिवर्तन, बलापहार का मतलब ताकत के दम पे सत्ता का परिवर्तन। बाकी इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? संस्थापक का नाम, बात खत्म हो गई, ठीक? तुलु वंश, क्लियर ना सभी को? यहाँ पे भी रूल आपका मैं कम करता जा रहा हूँ, और एक बार बढ़ता जा रहा हूँ इसमें आराम से। संस्थापक का नाम ध्यान रखिएगा, वीर नरसिंह। अब देखिए दूसरा और तीसरा वंश के संस्थापक का नाम है नरसिंह लगा हुआ, एक में सालू लगा हुआ और एक में वीर, ठीक? वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी उनके अनुज भाई थे कृष्णदेवराय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेवराय के बारे में सब पढ़ना है, ठीक? शासनकाल डेट याद रखिएगा 1509 से 29, इनका डेट भी याद रखना है आपको, क्लियर सभी को? पूरे विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक और मध्यकाल के शक्तिशाली शासकों की गिनती होती है इनकी, ठीक है? अब देखो जब जब ये आए 1509, तब तक बहमनी का पतन हो चुका है और धीरे धीरे 4-5 राज्यों में बढ़ गया, जब विजयनगर का शासन है तो। अब विजयनगर का सामना किनसे होगा? इनसे सामना होगा, बहमनी का पतन हो चुका है। अब आप देखिए, सॉरी कृष्णदेवराय का गोलकुंडा के युद्ध में सुल्तान, मतलब ये याद रखना किसको पराजित किया, गोलकुंडा समानांतर है लड़ाई हुई इनकी, ठीक?
इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की, याद नहीं रखना आपको। इनके बहुत प्रसिद्ध मंत्री थे सालू तिम्मा, ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाबर कृष्णदेवराय का समकालीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, ठीक, ये याद रखिएगा। इन्होंने नागलपुर शहर बनाया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। केरियार के बारे में, अब देखो कृष्णदेवराय का शासन है तो गोलकुंडा के शासक को उन्होंने पराजित किया, ठीक। फिर उड़ीसा के गजपति को पराजित करेंगे, है ना, इधर अभियान करेंगे, पुर्तगालियों से बेहतर संबंध रखेंगे विजयनगर जो है। तो कृष्णदेवराय बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़िए आप। इनका उत्तराधिकारी हुआ अच्युत देवराय, याद रखने की जरूरत, ऐसे बस पढ़ के निकल गए। तुलु वंश का अंतिम शासक है सदाशिव राय, ये याद रखना है आपको, ठीक है। डेट की जरूरत नहीं है, सदाशिव राय, है ना। सदाशिव राय के काल में वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। राम राय के हाथों में थी, आपको ये भी याद रखना है। इसी काल में 1565, ये डेट याद रखिएगा, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तालीकोटा एक जगह है जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, ये चारों मुस्लिम राज हैं, चारों की सेनाएं मिल गई, ठीक। विजयनगर की सेना को पराजित किया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये युद्ध आपको ध्यान रखना है। और इसी में मतलब ये हत्या को याद रखने की जरूरत नहीं, पराजित किया। ये तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हट्टी और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ये याद रखना है। तीन नाम से जाना, तालीकोटा, बन्नी हट्टी, राक्षसी तंगड़ी। इसमें बरार शामिल नहीं था, इस युद्ध में कौन शामिल नहीं था? बरार, ये भी याद रखना है, ठीक। ये इतना पॉपुलर है कि ऑप्शनल के जमाने में इसमें से सवाल हर 5 साल में पूछता था, किसने किसको पराजित किया, किसने हत्या कर दी, कौन शामिल नहीं था। मतलब ये इतना पॉपुलर है, किसी हम बात कर रहे हैं आपको 1990 और 2010 के बीच की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप उस दुनिया में नहीं आए थे। ये इसके बाद विजयनगर संभल नहीं पाया, ठीक है। अब तक आपने देखा होगा राजनीतिक इतिहास में गिनकर के हमने मुश्किल से 10 इन्फॉर्मेशन आपको बताए होंगे, लेकिन रीडिंग करते हुए जाइएगा सबको, ठीक। अगला है अरविडु वंश, संस्थापक नाम इसमें ध्यान रखिएगा, तिरुमल। और अरविडु वंश के समय में ही राजा वोडियार ने मैसूर में वडियार वंश की नींव, ये याद रखना आपको। वैसे भी वडियार याद है मैसूर वाला, जहां हैदर अली टीपू सुल्तान, तो मैसूर का ही वो भी था वडियार, ठीक, इसी से अलग हुआ था वडियार, ठीक है। अब इसके राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ अन्य तत्व, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, दूसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरे में ध्यान रखते हैं, श्रीलंका के राजा से राजस्व प्राप्त किया था, ठीक है, श्रीलंका के राजा से इसने। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहमनी से बेलगांव और गोवा छीन लिया था। कुछ समय के लिए गोवा पे कब्जा रहा है, बाद में क्या होगा, बीजापुर गोवा पे कब्जा कर लेगा। फिर विजयनगर क्या करेगा, पुर्तगालियों को सपोर्ट करके गोवा छीन लो, और फिर 1510 में पुर्तगाली विजयनगर के सहयोग से गोवा छीन लेंगे। ये गोवा पे 3-4 बार पीढ़ी में सवाल आ चुका है, कब किसके अधीन रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा। एक बार मैं प्रशासन का आपको मैं थोड़ा सिस्टम बता दूं विजयनगर का। फिर मैं देखो, ये सिस्टम तो आपको पहले से पता ही ना, केंद्र होता है, ठीक, प्रांत, मंडलम, ठीक है। प्रांत के बाद होता है आपका कोट्टम या वलनाडु, ठीक है। प्रांत के बाद है आपका, ठीक है, कोट्टम या वलनाडु, नहीं, प्रांत के बाद है आपका मंडलम, ठीक है। मंडलम के बाद है कोट्टम या वलनाडु, लिखना नहीं आपको, लिखा हुआ आपके नोट्स में, जस्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। कोट्टम या वलनाडु, इसके बाद है नाडु, फिर है मेलग्राम, फिर है ग्राम। कोशिश करिएगा पढ़ते पढ़ते ध्यान में रहे, कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल पूछे जाने का पुराना ट्रेंड है, जीएस ऑप्शनल, ये आपके ध्यान में रहे। अब केंद्र का मतलब क्या हो गया, राजा, राजा यानी राय उपाधि होती थी, वंशानुगत है, राजतंत्र है, ठीक है। लिखना नहीं आपको, ये लिखा हुआ आपके नोट्स में, वहीं से पढ़ते दोबारा। वंशानुगत राजतंत्र है, जिस पुत्र को युवराज बनाया जाता था। विजयनगर में कुछ यूनिक सिस्टम था, दो भाइयों ने शासन किया, या यदि कोई बालक राजा है तो संरक्षक हो जाएगा, जैसे राम राय संरक्षक था, इसने पूरा विजयनगर बेड़ा कर दिया, लेकिन ऐसे आपको मिलेंगे विजयनगर में। तो हम प्रशासन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं इसमें, लिखिए। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, राजा को राय कहा जाता था, ठीक, एक पॉइंट दिख रहा सभी को। संयुक्त शासक की भी परंपरा, जैसे हरिहर बुक्का, दूसरा याद नहीं रखना, तीसरा याद रखना है, क्लियर सभी को, मार्क करते चलिएगा। चौथे नंबर पे युवराज, राजा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण हो गया, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र होता था, ठीक। संरक्षक, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। मंत्री परिषद होता था, उसका प्रमुख कौन होता था, प्रधानी या महाप्रधानी, यानी प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसे समझ लीजिए, राजा, युवराज, फिर महाप्रधानी, तीसरे नंबर का अधिकारी हो गया, ठीक। मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता था, सभा नायक, ये भी अधिकारी हो गया, सभा नायक, ठीक है। 5 बातें हो गई। साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक, इस तरह जाना। प्रांत बटा हुआ था मंडल एवं कोट्टम, ठीक है, मंडल में बटा हुआ था मंडल एवं कोट्टम, कोट्टम या वलनाडु लिखा हुआ है, ठीक है। कोट्टम को वलनाडु भी कहते थे, ध्यान रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, प्रांत हो गया, मंडल हो गया, कमिश्नरी, कमिश्नरी का मतलब हो गया कई डिस्ट्रिक्ट, आज भी कमिश्नरी क्षेत्र होता है ना, ठीक है, कई डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, प्रांत, कमिश्नरी, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन, ठीक है, फिर छोटा यूनिट, फिर गांव, ऐसे करके है। नाडु मेलग्राम में थे, 50 गांव होते थे। और उर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं, चोल काल में, ठीक है। जो मेलग्राम होता था ना, उसको स्थलीय गांव के बिल्कुल स्थलीय सीमा भी कहते थे। ये नाम जितना टाइम लगे धीरे धीरे पढ़ के आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये प्रशासनिक विभाजन है आपका, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नायंकार और आयंगार। फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको इसमें से प्रारंभिक परीक्षा में सवाल दिखेंगे। देखो, विजयनगर काल में जो प्रांत होता था ना, 3 प्रकार के प्रांत होते, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझना है आपको, ठीक है। एक होता था प्रत्यक्ष नियंत्रण, एक होता था अधीनस्थ प्रांत, अधीनस्थ राज्य, और एक होता था नायकों के अधीन, ठीक है। ये भी प्रत्यक्ष ही होता था। यहां पे आमतौर पर क्या होता था, प्रांत में राज परिवार वाले होते थे। नायक राज परिवार भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था। इसके साथ क्या था, हमने क्यों बताया आपको ये कि वंशानुगत नहीं होता था, और हमने ये क्यों बताया आपको, ये वंशानुगत होता था,
अब समझो विजयनगर में 3 तरह के प्रांत थे, एक जहां प्रांत के प्रमुख वंशानुगत नहीं होते थे, एक जहां प्रांत के प्रमुख वंशानुगत होते थे। इसी संदर्भ में नायंकार व्यवस्था का उल्लेख होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आइए नायंकार व्यवस्था लिखा हुआ इसमें, सेना नायक यानी कोई सैनिक अधिकारी या भूमिपतियों, ठीक है, सेना नायक या भूमिपतियों का एक विशेष वर्ग था जिसे नायक कहा जाता था। ये खास सैनिक अधिकारी हो गए जिनको नायक कहा जाता था, ध्यान रहेगा सभी को। इन्हें वेतन के बदले स्थानीय शासन और सेना के रखरखाव के लिए कुछ विशेष भूखंड दिया जाता था। इनको शासन करना है तो वेतन मिलेगा, प्लस सेना भी रखना है तो इनको एक अलग तरह से पूरा एक भूमिखंड दिया जाता था इनको, भाई इसका सब इनकम तुम्हारा। उस भूमिखंड को क्या कहता था? अमरम, याद रखना आपको ये भी। अमरम भूमि हो गया जिसका वेतन नायक हो जाता था, पूरा रेवेन्यू जाता था नायक को। अमरम भूमि के आय का हिस्सा केंद्रीय शासन को जाता था, शेष का उपयोग नायकों द्वारा सेना प्रशासन अपने खर्च के लिए, ठीक। तीसरी बात हो गई।